और उनके घरों में चोरियां हो रही, लेकिन पुलिस चुप है। क्या एक आम आदमी को बिना डरे खुल के सांस लेने तक का हक नहीं है? कल ही चेंबूर के एक दंपत्ति की निर्मम हत्या कर दी गई। कुछ ही दिन पहले उनकी नई शादी हुई थी, पर हत्यारों का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। 2 दिन पहले इसी तरह का हादसा एक वृद्ध व्यापारी के साथ हुआ था, जो कि अकेले रहते थे। इस शहर के लोग सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि उनके साथ हो क्या रहा है। जूही की शादी को 1 महीना भी नहीं हुआ था अभी तक। मीने भी इस नए मकान में आके कितना खुश था वो। अरे सबसे अच्छी बिल्डिंग है ये, सब कुछ है यहाँ। काश अच्छी सिक्योरिटी होती इस बिल्डिंग में। खून हुए कैसे? सर वही समझ नहीं आ रहा। सुबह जब काम वाली बाई इस घर में आई तो ये दरवाजा खुला हुआ, जैसे अंदर आई इन दोनों की लाशें यहाँ पड़ी। काम वाली कहाँ है? तुमने सुबह क्या देखा था? साहब, जब मैं आई तो बाहर का दरवाजा खुला था। मैं हैरान हो गई। मेम साहब, अंदर जाकर देखा तो बेडरूम का दरवाजा बंद। मेम साहब, अंदर आऊं कि नहीं मैं सोच रही थी। थोड़ा शर्म भी आ रही थी। नया शादी था दोनों का। पहले मैंने दरवाजा खटखटाई पर कोई खोला नहीं। फिर मैंने धक्का लगाई मेम साहब, और जब अंदर देखा साहिब मेरा सर घूम गया। मैं उधर ही जमीन पर बैठ गई। श्री, क्या क्या चोरी हुआ यहाँ? सर दोनों के माँ बाप से पूछताछ की हमने। कोई तकरीबन 10,000 रुपए कैश और 55,000 रुपए की ज्वेलरी गई। ये लोग ज्यादा कैश और ज्वेलरी घर में रखते नहीं थे सर। सर वहां से सब चेक कर लिया। इंस्पेक्टर, जाके मेड को लेके आओ। जी सर। सर जब सुबह तुम इस कमरे में आई, क्या एसी ऑन था? जी साहब, मैंने ही बंद किया क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो रही थी। अगर ज्यादा देर तक एसी चलाया जाए तो मार्बल का फर्श ठंडा रहता है, जैसे अभी। वैसे भी तुम्हारी मेम साहब पंखा तो चलाती नहीं थी। जी, वो हमेशा ऐसे ही चलाती थी। कल शाम को ही एसी सर्विसिंग हुआ है। उसमें कुछ आवाज आ रही थी, पर आवाज तो अभी भी आ रही है। बैठिएगा एक सेकंड। आप दोनों बात जाइए। श्री, इसे फॉरेंसिक्स में भेजो। ओके सर। ये दोनों मौत ऐसी नहीं हुई राठौड़। इस मेड का सर यूं ही नहीं घुमा राठौड़। इसने भी वह जहरीली गैस इनहेल की है जिसने इन दोनों की जान ली। फर्क सिर्फ इतना है कि जब इसने इनहेल किया तब उस जहरीली गैस की मात्रा इस हवा में थोड़ी कम थी।
बताएं तो नई कंपनी लगती है। इस सर्विस सेंटर में कॉल करो और पता करो कि कल सर्विसिंग करने के लिए कौन सा आदमी आया था। ओके सर। कॉकरोच। तुम यहाँ क्या ढूंढ रहे होते? ये एक नए तरीके से सोच समझ के किया गया खून है राठौड़। किसी मामूली चोर का काम नहीं है। ये क्या है? कांच का टुकड़ा। वो तो मुझे भी दिख रहा है छोटू, लेकिन इस पे लगा क्या? पेंट। शायद खून। श्री, इसे फॉरेंसिक भेजो। सर बिल्डिंग में अलग अलग तरह के आदमी आते हैं, मैं किस किस पे ध्यान दूं और अकेला पड़ जाता हूँ, आप तो जानते हैं सर। लेकिन बिल्डिंग का एक सेक्रेटरी होने के नाते आप बिल्डिंग साफ तो रखते हो ना। इस फ्लैट में कितने कॉकरोचेस है? आज तक बिल्डिंग में किसी की भी कॉकरोच की कंप्लेंट नहीं आई। अगर कंप्लेंट आती तो हम एक्शन तो लेते। राठौड़, तुम और छोटू एसी रिपेयर करने वाले से फॉलो अप करो। और तुम? याद है उस रिपोर्टर ने क्या कहा था? इस शहर में 2 जघन्य अपराध हैं जिसने शहर को हिला के रख दिया है, राइट? ओके। माँ के गुजर जाने के बाद मैंने डैड से कितनी बार बोला था आप आके मेरे साथ अमेरिका में रहिए, यहाँ उनका कोई था ही नहीं। उनके 3 भाई थे पर वो भी उनकी ज़रा भी परवाह नहीं करते थे। परिवार का पुराना झगड़ा, तीनों भाई एक दूसरे की शक्ल भी देखना नहीं चाहते। उनके बाकी दोनों भाई कहाँ रहते हैं? अमित चाचा नेपियंसी रोड पे रहते हैं एंड प्रशांत चाचा बांद्रा। ऑटोप्सी रिपोर्ट के मुताबिक आपके पिताजी की मौत जहर से हुई। वो जहर हमें पानी के फिल्टर में मिला था। आपको इस बारे में कोई आइडिया या किसी पे कोई शक? आई एम सॉरी, नहीं मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। आपके घर में काम करने के लिए कितनी बाई आती हैं? बस यही एक है एंड दोपहर के अंदर राजपाल करके आता है, वो बर्तन वगैरह करता है एंड एक्चुअली वो कल से काम पे आया नहीं है। उसको पता? एक मिनट। ऐसे निशान तो बेस्ट कंट्रोल के बाद पाए जाते हैं। क्या हाल फिलहाल में आपके पिताजी ने कोई भी बेस्ट कंट्रोल कराया था? आई डोंट नो। ये शीशा? पता नहीं, एक मिनट। दामिनी, यहाँ कुछ और हुआ करता था? साहब यहाँ पे तो पेंटिंग थी। पेंटिंग? मतलब दादाजी की पेंटिंग। एक्चुअली मेरे दादाजी अनंत शर्मा वो पेंटर थे और उनकी 3 पेंटिंग्स थी। तीनों भाइयों लड़ झगड़ के सब एक एक ले गए, वो भी कंपटीशन के लिए। किस चीज की पेंटिंग थी? कोई लड़ाई की थी, प्लासी और समथिंग, आई एम नॉट रियली श्योर। कीमती थी? नहीं, मेरे दादाजी कोई नामी पेंटर नहीं थे। थैंक यू। श्री, मिस्टर शर्मा के कॉल रिकॉर्ड चेक करो, पता करो कि उन्होंने कौन सी पेस्ट कंट्रोल कंपनी को यहाँ बुलवाया था। ओके सर। राजपाल यही रहता है? हाँ, राजपाल तो यही रहता है, लेकिन 2 दिन से घर नहीं आया। तो आप कौन? उसकी बदनसीब माँ, और कौन हो सकता है? हाँ राठौड़, एसी रिपेयर करने वाला कोई भी कल विनय और जूही के घर नहीं गया।
पिछले 3 दिनों में 2 चोरियां हुई और उन घरों में रहने वाले एक अकेले बिजनेसमैन और एक न्यूली मैरिड कपल को मार भी दिया गया। श्री, राइट सर। पहले केस में नौकर ने पानी में जहर मिला दिया और दूसरे में एसी मैकेनिक ने एसी में जहरीली गैस छोड़ दी। Are you sure? तुम्हें शक है राउते? वो नौकर लापता है और एसी मैकेनिक भी। अब सवाल सिर्फ इतना है कि उन्होंने ये काम क्या किसी के कहने पे किया है। श्री, मिस्टर शर्मा के घर से तुम्हें क्या मिला? तो, अखबार का बिल, दूध वाले का बिल, रेड मेल कुरियर सर्विस की एक पर्ची। अनडिलीवर्ड पार्सल। लेकिन ऐसा था क्या इस पार्सल में? और हाँ सर, उन लोगों ने ग्रीन होम पेस्ट कंट्रोल सर्विस को भी बुलाया था। वो 3 महीने की फ्री सर्विस करने वाला। शायद पेपर में इश्तिहार देखा होगा। और हाँ, उसका ऑफिस सेंटा क्रूज में है। और हाँ सर, उस कांच के टुकड़े पे हमें जो निशान मिला था वो खूनी था। शायद उस नौकरानी की होगी या फिर उस पेंटर की। हम इन सब चीजों के पीछे पड़ी क्यों रहे हैं? केस बिल्कुल सीधा है। ये काम शातिर चोरों का है। जो सामने है वो हमेशा सच नहीं होता राठौड़। इसके बारे में पता लगाना होगा। सिंपल चीजों को कॉम्प्लिकेटेड बनाने का जो शौक है ना तुम्हें राउते, उस शौक को शौक से पूरा करते रहे। हमें उन चोरों को पकड़ना है इसके पहले कि वो चोरी का माल लेके फरार हो जाए। वो तो आसान है। अगर चोर को ढूंढना है तो जहां वो छुपता है उससे पहले ये पता करो कि वो किन लोगों से बात करता है। शायद उसके फैमिली मेंबर्स। बाकी रहा वो एसी मैकेनिक। उन लोगों ने कॉल सेंटर में कॉल जरूर किया था, लेकिन कंपनी ने किसी भी मैकेनिक को नहीं भेजा। इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। हो सकता है कि उस कॉल सेंटर से किसी एक आदमी ने हमसे झूठ कहा। इसके बारे में तो पता लगाना होगा राठौड़। राजपाल की बहन है। भाई तुम वापस कब आओगे? आ जाऊंगा। पहले पुलिस को सारा मामला भूलने तो दे। तुमने किसी को बताया तो नहीं ना? हम तुम्हें सुदीप शर्मा के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार कर रहे हैं राजपाल। You're under arrest. वो है सर, जिसने विनय और जूही के एसी सर्विस का कॉल रिसीव किया था। ETL। सुदीप शर्मा। हाँ, एक क्रेडिट कार्ड आया था कमर्शियल बैंक से, पर वो घर पे नहीं थे, इसीलिए वो वापस चला आया। क्या आप उन्हें दे देंगे? लाइए। 3 महीनों के लिए हम फ्री ट्रीटमेंट देते हैं। उसके बाद आप हमें बता दीजिए कि आपको आगे ट्रीटमेंट लेना है या नहीं। वैसे ऑफिसर्स के लिए हमारे पास बहुत अच्छे स्कीम्स हैं। आप यदि अपने पुलिस स्टेशन में कराना चाहते हैं तो आप बेशक मुझे फ़ोन कर सकते हैं। दिस इज़ माई विजिटिंग कार्ड, राहुल तालुकदार। हम अपने हर एक क्लाइंट का बड़ा ही पर्सनल ख्याल रखते हैं।
इनफैक्ट सर्विसेज के लिए तो कई बार मैं खुद भी उनके घर पे जाता हूँ। तो आपके लोग मिस्टर सुदीप शर्मा के घर भी गए थे? 1 महीने पहले। इनफैक्ट जब से ये स्कीम चालू हुई है हमने इतने सारे घरों में पेस्ट कंट्रोल किए हैं कि ठीक से कुछ याद नहीं आ रहा। वैसे मेरी अकाउंटेंट रोजी आपको सब कुछ बता देगी, उसके पास सारे रिकॉर्ड्स हैं। क्या आपके पेस्टिसाइड में ऐसा कोई भी केमिकल है जिसका कुछ हार्मफुल इफेक्ट होता हो या कोई बुरा असर? हमारा नाम ही ग्रीन होम है। हम ऐसे किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करते हैं जिसका कोई खराब इफेक्ट हो, जो इको फ्रेंडली ना हो। थैंक यू। मैंने किसी को नहीं मारा सर, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं खूनी नहीं हूँ। उसी जब मैं साहब के घर पहुंचा तो उनका दरवाजा खुला हुआ था और साहब किचन में मारे पड़े थे। बेडरूम में जब पहुंचा तो अलमारी खुली हुई थी। मेरे मन में लालच आ गया, मैंने अपने आप को रोकने की बड़ी कोशिश की लेकिन मैं रोक नहीं पाया सर। मैं सच कहता हूँ मैंने खून नहीं किया सर, मैं किसी का खून क्यों करूँगा। मुझसे बस एक छोटी सी गलती हो गई कि मैं लालच में आ गया, मैं खून नहीं किया सर। तो क्या कहना है तुम दोनों को? सर हम लोग बार बार यही कहना चाहते हैं आप लोगों से कि साहब जब भी मेरे पास एसी सर्विसिंग के लिए कॉल्स आते थे तो मैं कंपनी के बजाय इसको भेज देता था और ये अपना काम पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ में करके चला आता था। और रही साहब पैसों वाली बात, वो हम लोग आधे आधे बांट लेते थे। हाँ सर, मैंने एसी रिपेयर किया था, लेकिन तब तक वो दोनों एकदम ठीक थे। मैडम ने मुझे ऊपर से 100 रुपए भी दिए थे। सर भला मैं अपने ग्राहक को मार के अपने पेट पे लात क्यों मारूंगा? छोड़ो, ले जाओ इन्हें। एकदम आसान लगता है सर, एकदम सीधा, अच्छा परफेक्ट। 2 खून, 2 चोरियां, 2 सस्पेक्ट, दोनों गायब। असल में आसान है नहीं हिस्ट्री, आसान दिखाने की कोशिश की जा रही। क्या कहा था तुमने? पिक्चर परफेक्ट। खून के निशान वाला कांच, ऐसा कांच जो किसी चीज के ऊपर लगा होता, जैसे किसी तस्वीर की फ्रेम में, किसी फोटोग्राफ पे लगा हो, या कोई पेंटिंग भी हो सकती है, जैसे मिस्टर शर्मा के घर पे थी। साहब यहाँ पे तो पेंटिंग थी। पेंटिंग? इसका मतलब चोर उसे यूं नहीं ले गए। राठौड़, हमें विनय और जूही के माँ बाप से मिलना होगा। राउते, तुम जिनकी कड़ियां जोड़ने की कोशिश कर रहे हो वो जंजीर है ही नहीं। पेंटिंग की चोरी और पता नहीं क्या क्या, हम यूं ही चक्कर काटते रहेंगे। ये चक्कर उस नौकर को ढूंढने के चक्कर से ज्यादा फायदेमंद रहेगा राठौड़, ट्रस्ट मी। बिल्कुल नहीं, उन दोनों को पेंटिंग वगैरह का शौक नहीं था। वो घर पे पेंटिंग क्यों रखते हैं? शादी हाल ही में हुई है ना, तो जाहिर सी बात है कि रिसेप्शन पे जो भी गेस्ट आए थे आपके पास उनकी एक लिस्ट होगी। जी है। तुम क्या इन 500 लोगों को फोन करने वाले हो राउते? नहीं राठौड़। श्री सर, उन 500 लोगों में से कितने शर्माज हैं? 1 मिनट सर। तुम करना है क्या चाह रहे हो? इसमें से 5 शर्मा है और उनमें से 1 प्रशांत शर्मा है। अमित चाचा नेपियन सी रोड पे रहते हैं एंड प्रशांत चाचा बांद्रा। हेलो, प्रशांत शर्मा, एसीपी अर्जुन बोल रहा हूँ ईडीएफ से। बस ये जानना चाहता हूँ कि आपने विनय और जूही की शादी में उन्हें क्या गिफ्ट दिया? कारण बाद में बताऊंगा। पेंटिंग? क्या मैं जान सकता हूँ उसका पेंटर कौन था? एक आखिरी सवाल, आपके पिताजी का नाम क्या है? तो आनंद शर्मा के बेटे ने अपने हिस्से की पेंटिंग विनय और जूही को उनकी शादी पे गिफ्ट दी, लेकिन जब हम वहां गए तो पेंटिंग वहां नहीं। विनय और जूही दोनों को ही इस पेंटिंग में इंटरेस्ट नहीं था, तो जाहिर सी बात है उन्होंने इसे ऊपर स्टोरेज में रख दिया होगा। जो कोई भी इस पेंटिंग की तलाश में गया उसने वो पेंटिंग ऊपर स्टोरेज से निकाली और पेंटिंग निकालते हुए उस पेंटिंग का कांच टूटा और उस कांच से उस आदमी का हाथ कटा, जिसकी वजह से उसका खून हमें उस कांच के टुकड़े में मिला जो ऊपर स्टोरेज में पड़ा। इसका मतलब कोई आनंद शर्मा की पेंटिंग्स के पीछे है और वो हर एक उस इंसान को मार रहा है जिसके पास भी वो पेंटिंग्स है। श्री, ये आनंद शर्मा क्या कोई बड़ा पेंटर था? नहीं सर, ज्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन जितना भी है उसमें से हमें ये लगता है कि वो एक ठीक ठाक पेंटर थे। 1950s में स्ट्रगलिंग के बाद उन्होंने शादी कर ली और पेंटिंग छोड़ दी और गृहस्थी बसाने में बिजी हो गए। उनके 3 बेटे हैं सर,
तीनों अलग अलग रहते हैं। तो ये आखिरी पेंटिंग उसके सबसे छोटे बेटे अमित के पास होगी। अमित शर्मा, नेपियन सी रोड, घर का पता। बहुत लेट हो जाएगा श्री, उसकी जान खतरे में है। सर, लैंडलाइन नंबर कोई नहीं उठा रहा है। हेलो, नेपेंसी रोड पुलिस स्टेशन, एसीपी राठौड़ है। ये क्या तमाशा लगा रखा है आप लोगों ने यार? किसके कहने पे आप लोगों ने पुलिस मंगा रखी है मेरे घर पे? मैंने तो पुलिस प्रोटेक्शन कोई मांगा नहीं आपसे, और मेरे जान को खतरा है ये मुझे ही नहीं पता। 2 दिन पहले आपके छोटे भाई की हत्या हुई। देखिए, अगर आपको मेरे भाई के बारे में कुछ जानना है ना, मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। जिस आदमी ने मेरे बिजनेस में मुझे इतना बड़ा धोखा दिया है, मैं उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। हम आपसे सिर्फ आपके पिताजी की पेंटिंग्स के बारे में पूछना है। पेंटिंग? वो पेंटिंग, बेकार सी पेंटिंग। अरे उसे तो मैंने कब का बेच दिया। बेच दिया? कहाँ बेचा आपने उसे? ऑक्शन हाउस में, और कहाँ? और ये ऑक्शन हाउस है कहाँ? हाँ हाँ, बिल्कुल याद है। आनंद का बेटा ही उस पेंटिंग को यहाँ पे लाया था, और मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था कि अनंत ने शादी के बाद भी कोई पेंटिंग बनाई। तो आप अनंत को अच्छी तरह जानते थे? 40 साल से दुकान चला रहा हूँ। इस शहर के पेंटर और पेंटर बनने वाले हर शौकीन को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। अच्छा हुआ उसने ये फील्ड छोड़ दी और एक अमीर लड़की देखी और अपनी प्यारी बिजिया ताल्लुकदार को छोड़ा, और उस अमीर लड़की से शादी करके उसने अपने ससुर के बिजनेस को संभाला। मैं भी क्या पुराने किस्से छेड़ बैठा, पर अच्छा किया अनंत ने, नहीं तो वो अपने दोस्त बंसी की तरह एक ड्राइंग टीचर बन के रह जाता। और ये पेंटिंग खरीदी किसने? ये भी एक मजेदार किस्सा है। जिस दिन मैंने उसे ऑक्शन पर लगाया, मिस्टर द्विवेदी ने आके खरीद लिया। कह रहे थे कि उनकी दीवार पे कुछ जगह खाली है, कोई ऐतिहासिक पेंटिंग वहाँ पे अच्छी लगेगी, अगले हफ्ते आके पूरे दाम दे के ले जाए। मिस्टर द्विवेदी उद्योगपति और कला के शौकीन। लेकिन अगले दिन एक आदमी आया और कहने लगा कि मैं ये पेंटिंग खरीदना चाहता हूँ, लेकिन मैंने मना कर दिया, क्योंकि एक बार पेंटिंग हम बेचने के बाद दोबारा सौदा नहीं करते, और द्विवेदी तो बहुत अरसे से हमसे पेंटिंग खरीद रहा था। हाँ? ये बात बड़ी दर्दनाक है। जिस दिन वो हमारी पेंटिंग खरीद के गए थे, सड़क एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। गाड़ी कंट्रोल से बाहर हो गई थी शायद। उसका मतलब एक और खून हुआ था। खून? कुछ नहीं। आपके पास उस पेंटिंग की तस्वीर है? हाँ है, हम सारी प्रिंटिंग्स का रिकॉर्ड रखते हैं। श्री, ये देखिए। पेंटिंग में ऐसा क्या है कि इसके लिए कोई किसी की जान ले लेगा? प्लीज जूम इन करो। इस शील्ड पे क्या लिखा है? क्या ये कोई क्लू है? लेकिन किस चीज का? मतलब कोई इसके बारे में जानता है। थैंक यू मिस्टर शर्मा, ये इंफॉर्मेशन के लिए। पापा को पेंटिंग करते हुए कभी देखा नहीं। शादी के बाद वो बिजनेस में काफी बिजी हो गए थे। उनके आखिरी दिनों में उन्होंने 3 पेंटिंग बनाई थी। वो काफी खुश थे कि पेंटिंग के दौर के एक दोस्त थे बंसीला, वो आखिरी दिनों में उन्हें मिलने भी गए थे। शायद जिंदगी में इतना काम करके वो थक से गए थे। उसके बाद वो कभी उठे ही नहीं। उन तीनों पेंटिंग में से जो पेंटिंग आपके पास थी, क्या उसकी कोई तस्वीर है? सर, अब इतनी पुरानी पेंटिंग की तस्वीर कौन लेता है? हाँ, 1 मिनट। कुछ दिन पहले मेरी बेटी की बर्थडे पार्टी थी। हमने बहुत सारी तस्वीरें खींची थी। हो सकता है वो तस्वीरों में कहीं वो पेंटिंग मिल जाए, लेकिन उसे ढूंढना पड़ेगा सर। मिस्टर शर्मा, वो तस्वीर जल्द से जल्द ढूंढिए। इस केस में हमारी बहुत मदद करेगी वो तस्वीर। थैंक यू। श्री सर, सुदीप शर्मा के बेटे को फोन करो और उससे कहो कि अगर उसके पास इस पेंटिंग की कोई भी तस्वीर है तो जल्द से जल्द भेजे। ओके सर। सर, मिस्टर द्विवेदी वहीं मर गए थे। ये पुलिस वालों का रिपोर्ट है, और
घर वालों को पेंटिंग्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। गाड़ी में भी कुछ नहीं मिला था। कहानी कुछ और ही है। अनंत शर्मा ने 3 पेंटिंग्स बनाई जिनमें कुछ क्लूज, कुछ सुराग थे जो उसके बेटों तक को नहीं पता थे, और उसके बेटों ने अनजाने में वो पेंटिंग्स इधर उधर बांट दी। फिर एक आदमी आता है जो एक एक करके वो पेंटिंग चुराता है, और जिनके पास भी वो पेंटिंग्स थी उनको वो मार देता है। और वो कीमती सामान भी साथ ले जाते हैं, उससे ऐसा लगे कि सिंपल चोरी हुई। बहुत चालाकी से वो हमारा ध्यान और लोगों की तरफ मुड़ता रहा, लेकिन पेंटिंग्स किस तरफ इशारा कर रही हैं? सर, फोटोज आ गई है। दिखाओ। प्रशांत ने भेजी है। राइजिंग पेंटिंग में तो एक राजपूताना दिख रहा है, लेकिन आसपास का एरिया तो ऐसा लग रहा है जैसे यूरोप है। ये क्या है? जूम करो। ध्यान से देखो, कैवलरी के सब लोगों ने नवाब के झंडे पकड़े हुए हैं। लेकिन ये झंडा क्या है? ये तो किसी देश का झंडा लग रहा है। बेल्जियम सर। बेल्जियम, लेवेन, सेल्स। ये तो एक बैंक है, क्रिस्टल बैंक ऑफ बेल्जियम, लुवेन में है। कस्टमर का नाम मांग रहा है। अनंत शर्मा। 6 डिजिट पासवर्ड मांग रहे थे। अनंत शर्मा चाहे बहुत अच्छा पेंटर ना रहा, लेकिन उस आदमी का दिमाग बहुत तेज था। हर पेंटर अपनी पेंटिंग कंप्लीट करने के बाद उस पेंटिंग के नीचे अपना साइन और वो तारीख डालता है जिस दिन उसने वो पेंटिंग बनाई, ठीक जैसे अनंत शर्मा ने भी किया। 34। लेकिन ये तो कोई भी तारीख नहीं हो सकती श्री, क्योंकि किसी भी महीने में 34 दिन नहीं होते। इसी पासवर्ड के 2 डिजिट्स है। 24 और ये 49। 6 डिजिट तो मिल गया सर, लेकिन इसका ऑर्डर क्या होगा? इस ऑर्डर में ये घटनाएं हुई हैं श्री, इसलिए उन्होंने ये ऐतिहासिक पेंटिंग सेलेक्ट की थी। जो घटना पहले घटी वो पहले, बाद में दूसरी और फिर आखिरी। लगता है मुझे इतिहास दोबारा पढ़ना होगा, और वैसे भी हिस्ट्री मुझे मार्क्स कम ही मिलते थे। छोटू सर, पहले पृथ्वीराज, फिर राणा प्रताप, फिर बैटल ऑफ पलासी, तो ये हो गया 24, 34 और 49। यही सही ऑर्डर है श्री, पासवर्ड यही है। अनंत की पूरी जिंदगी का कमाया हुआ काला धन। तो पैसा किसी और अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है। श्री रोको इसे। सर रोक नहीं पा रहा हूं, उसने पहले कमांड दे दिया है, हमारा कमांड एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। श्री ये पैसे किसके अकाउंट में जा रहे हैं, नाम क्या है उसका? सर कुछ भी नहीं पता चल रहा है। Damn it! ये वही आदमी है, लेकिन ये है कौन? कॉकरोच। आज तक बिल्डिंग में किसी की भी कॉकरोच की कंप्लेंट नहीं आई। हेलो, ग्रीन होम पेस्ट कंट्रोल, रोजी से बात करवाइए। हेलो रोजी, अपनी लिस्ट चेक कीजिए और मुझे बताइए क्या विनय संपत नाम का किसी भी आदमी ने आपसे पेस्ट कंट्रोल करवाया था? कब? उसका एड्रेस और पहली सर्विस कब हुई? थैंक यू। राहुल तालुकदार ने विनय और जूही के घर में पेस्ट कंट्रोल किया था जिस दिन उनकी मौत हुई। वही है हमारा आदमी राठौर। एक पेस्ट कंट्रोल वाला ही एक ऐसा आदमी है जो घर के किसी भी कोने में आ जा सकता है। उसके पास जहरीले केमिकल्स भी होते हैं। इसका मतलब वो पहले लोगों को मार रहा था, फिर पेंटिंग चुरा रहा।
क्यों? क्योंकि राहुल तालुकदार अनंत शर्मा का बेटा है, नाजायज। अनंत शर्मा और विजया तालुकदार का बेटा। अपनी प्यारी विजया तालुकदार को छोड़ा और उस अमीर लड़की से शादी करके उसने अपने ससुर के बिजनेस को संभाला। उस फ्लैट में मरे हुए कॉकरोच, बंगले में बेस्ट कंट्रोल और वो सेक्रेटरी, जंजीर थी राठौड़, कड़ियां पहले ही जुड़ जानी थी। खासतौर पे तब जब उस सेक्रेटरी ने हमें ये बताया कि आज तक उसको किसी ने भी उस बिल्डिंग में कंप्लेंट नहीं की कॉकरोचेस या किसी भी इंसेक्ट को लेकर। आज तक बिल्डिंग में किसी की भी कॉकरोच की कंप्लेंट नहीं आई। श्री, मुंबई के हर बैंक में पता करो कि राहुल तालुकदार नाम का किसी भी आदमी का उनके बैंक में कोई अकाउंट है, क्योंकि अगर मेरा शक सही है तो वो सारा पैसा आज ही निकालेगा। ये वो ऑलरेडी बहुत वक्त बर्बाद कर चुका है ये पासवर्ड पता लगाने। लेट्स गो। कुछ ही मिनटों में आपका पैसा तैयार हो जाएगा। वो तो अच्छा हुआ कि आपने मैं कुछ दिन पहले ही बता दिया। शुक्रिया सर उसके लिए, वरना इतना बड़ा अमाउंट मुश्किल हो जाता सर। जी वो तो मुझे पता था कि मुझे पैसा मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा ये नहीं पता था। लेकिन आप सारा पैसा निकालना चाहते हैं? जी हाँ। ग्रेटर मुंबई कमर्शियल बैंक सेविंग अकाउंट और श्री, पैसा पता करो पिछले 15 मिनट में कौन से अकाउंट में एक बहुत बड़ा अमाउंट ट्रांसफर हुआ है। उसके भागने से पहले हम उसे पकड़ लेंगे। ओके सर। ये लीजिए, पूरे हैं? हाँ, आ गया पैसा, देख लीजिए। Thank you so much. Have a nice day. बड़ा भारी है। खेल तो अच्छा खेला लेकिन पूरा नहीं कर पाए। मिस्टर तालुकदार कहूं या मिस्टर शर्मा? मैं उनका नाम इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन उनके पैसे लेके भाग सकते हो। किसने बताया तुम्हें इस पैसे के बारे में? बंशी ने? नहीं, उन्होंने ही बताया था। मैं जब बंसी चाचा के आखिरी दिनों में उनसे मिलने गया था तो वो यानी मिस्टर शर्मा वहीं थे। उन्होंने मुझे बताया कि किस तरह उनके ससुर ने उन्हें करोड़ों का ब्लैक मनी दिया, जिसे उन्होंने दोगुना और चौगुना किया। लेकिन उनके निकम्मे बेटों को, बेवकूफ बेटों को कुछ भी पता नहीं था इसके बारे में। तो उसके बाद तुमने उन पेंटिंग्स को हड़पने की ठान ली। तो क्या करता मैं? अपने आंखों के सामने करोड़ों की संपत्ति को लुटते हुए देखता। उन पेंटिंग्स को उन्होंने किसी को या तो दे दिया या सस्ते दामों में बेच दिया। मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सका। आखिर ये खून तो उन्हीं का है ना, मैं भी उन्हीं की संतान हूं। इससे ये सब कुछ नहीं देखा गया। एक्सक्यूज मी सर, मुफ्त में एयर फ्रेशनर कार में लगाइए और बदबू मिटाइए। क्या? बिल्कुल मुफ्त? बिल्कुल मुफ्त में सर। कंपनी का प्रमोशनल ऑफर है। अगर आप कहें तो मैं आपकी कार में फिट कर देता हूं सर। लगा लो।
हैव ए नाइस डे सर। वहीं से तुम्हें आइडिया मिला। मुफ्त की चीजें किसे नहीं पसंद मिस्टर तालुकदार, इसीलिए तुमने फ्री पेस्ट कंट्रोल करना शुरू कर दिया। लेकिन तुम एक बात भूल गए, हर किसी को पेस्ट कंट्रोल की जरूरत नहीं पड़ती, राइट? उस पूरी बिल्डिंग में उस एक फ्लैट को छोड़ के किसी भी और फ्लैट से कोई कंप्लेंट नहीं आया कॉकरोचेस को लेकर। कैसे? क्योंकि उस एक फ्लैट में कॉकरोच की कंप्लेंट पैदा करने वाले तुम थे। और फिर अपनी फ्री सर्विस के ऑफर के साथ तुम जा पहुंचे वहां। वैसे जूही जी ने हम लोगों को अच्छा टिप दिया एसी रिपेयर करने के लिए। चलिए करते हैं। उसके बाद तुमने अपनी तरफ से ध्यान हटाने का तरीका भी ढूंढ लिया, लेकिन तुम एक बात भूल गए, हर गुनाह की सजा मिलती, और जब तक हम यहां हैं हर गुनाह की सजा भुगतोगे तुम। समझे या समझाऊं? गिरफ्तार कर लो इसे। आज की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि ईटीएफ ने 200 करोड़ का काला धन एक बैंक से ढूंढ निकाला है और उसे सरकार के हवाले कर दिया है, और सिर्फ 2 दिनों में 2 कत्ल के केसेस भी हल कर दिए। अगर ईटीएफ जैसे विभाग हमारी सुरक्षा के काम में लगे हुए हैं तो हमें चिंता करने की क्या जरूरत है? हम चैन की नींद सो सकते हैं। कल कहाँ रह गए थे? इतना सारा काम पड़ा है, टाइम पे आया कर।
जब देखो चिल्लम चिल्ली। मेरा कोई घर बार नहीं है क्या? जब देखो कल क्यों नहीं आई? अंजलि मेम साहब, अंजलि मेम साहब। आज की सनसनीखेज खबर, 19 वर्षीय अंजलि की हत्या। मिस्टर एंड मिसेज यादव की इकलौती बेटी अंजलि यादव, उसके पिता एक आर्किटेक्ट हैं और उसकी मां इंटीरियर डिजाइनर। आज सुबह जब काम वाली बाई सफाई करने के लिए उसके कमरे में घुसी तो उसके सामने एक दिल दहलाने वाला नजारा था। उसके सामने थी अंजलि की लाश। अंजलि के माँ बाप अपनी ही बेटी की गला कटी लाश को देखकर रोए तक नहीं। ये कैसे प्रश्न पूछ रही हैं? माता रानी सब अंजलि के माँ बाप खुद को निर्दोष बता रहे हैं, लेकिन हालात शायद उसी ओर इशारा कर रहे हैं कि एक माँ और बाप ने मिलकर अपनी ही बेटी, अपने ही खून का खून कर डाला। कमिश्नर साहब का फोन आया था। सेंटर से बहुत ज्यादा दबाव है इस केस को लेके। बच्चे डरे हुए हैं कि कोई माँ बाप इतने ब्रूटल कैसे हो सकते हैं, इसलिए कमिश्नर साहब ने ये केस पुलिस से लेके एटीएफ को दिया है। लेट्स गो। एसीपी राठौड़, ईटीएफ। हम दोनों साथ साथ ही घर से निकले थे, करीब 8 बजे। मैंने श्रुति को पार्लर में ड्रॉप किया और फिर मैं हॉलीवुड की एक एक्शन मूवी का नाइट शो देखने में चला गया। जब मूवी खत्म हो गई तो मैंने श्रुति को एक पास के जिम से पिक कर लिया। फिर हम लोग घर वापस आ गए साथ साथ। ये कोई करीब 11 बजे। श्रुति रात को अंजलि को एक बार देखना चाहती थी, लेकिन मैंने उसे सुबह का इंतजार करने के लिए कहा क्योंकि मैं उसे रात में डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। और जब सवेरे काम वाली बाई आई तब आपकी नजर में कोई ऐसा है जो अंजलि को नुकसान पहुंचाना चाहता हो? आप दोनों के संबंध आपकी बेटी के साथ कैसे थे? जैसे हर माँ बाप के अपने बच्चों के साथ अच्छे। लेकिन आपके पड़ोसी तो कुछ और ही बात बोल रहे थे। उनके हिसाब से कल रात को आपके घर से लड़ाई की आवाज आ रही थी। और यही नहीं, मिस्टर जय, आपने अपनी बेटी को जान से मारने की धमकी भी दी थी। सब बकवास है, ये सब बकवास है। पड़ोसियों का तो काम ही होता है बातों को यहाँ वहाँ फैलाना। पड़ोसियों से ज्यादा तो मीडिया की रिपोर्ट्स फैली हुई हैं कि आप दोनों सस्पेक्ट हैं। अच्छा रहेगा कि अगर आप हमें सब सच बता दें। अंजलि का एक दोस्त था, वो कभी कभी उसे घर पे बुला लेती थी, खास तौर पर ऐसे वक्त जब हम घर पे नहीं होते थे। अब ऐसा अच्छा थोड़ी ही लगता है, पड़ोसी तरह तरह की बातें बनाते हैं। कौन था वो दोस्त? राज आचार्य। उसी की क्लास में पढ़ता था, उसी के पॉकेट मनी पे जीता था। हमने उसे कितनी बार समझाया था कि उससे दोस्ती मत रखो, पर उसने एक नहीं सुनी। कल तो वो कॉलेज भी नहीं गई थी, पूरी दोपहर उसके साथ ही थी। सर, सब कुछ चेक कर ले मैंने। ऐसा लग तो नहीं रहा कोई जबरदस्ती घुसाया हो। या तो अंजलि कातिल को जानती थी या फिर ये। छोटू, पता करो कि उस वक्त जय और श्रुति क्या वाकई जिम और सिनेमा हॉल में थे जैसा कि ये बता रहे हैं। मौत तकरीबन रात के 10 बजे हुई, लेकिन शायद सुबह सुबह लाश को छेड़ा गया है। कैसे पता? रिगोर मोर्टिस की वजह से। शरीर की मसल्स मौत के बाद केमिकल्स चेंज करती हैं, जिसकी वजह से बॉडी पूरी अकड़ जाती है और अकड़ने के बाद उसे हिलाना डुलाना बहुत मुश्किल होता है। ये प्रक्रिया मौत के 3 से 4 घंटे बाद होती है। मैं जानता हूँ रिगर मोर्टिस को, रोज मिलता हूँ उससे। इसके अलावा तुम्हारे पास कुछ और है बताने के लिए? सर, जैसे इनका हाथ खड़ा है तो सर ये तभी मुमकिन है अगर मौत के बाद लाश को हिलाया गया हो। ग्रेविटी की वजह से रात भर इनका हाथ इसी पोजीशन में अकड़ गया है और फिर लाश को हिलाया गया और हाथ वैसे ही रहा, अकड़ा हुआ।
हम सब रिपोर्ट देख लिए हैं, उनके निशान देख लिए हैं हाथों के। शायद उससे पता चल सके कि लाश को किसने हिलाया। बॉडी को फॉरेंसिक भिजवाने की तैयारी करो, जाओ। तो रात के 10 बजे अंजलि तैयार होके बैठी थी। या तो वो कहीं बाहर जाने वाली थी या फिर मिलने आने वाला था। तो ये अंजलि का सेल फोन बिस्तर के नीचे से मिला था, खून से सना हुआ था। अभी इसका डेटा निकालने में थोड़ा तो टाइम लगेगा। खून में इतना टाइम रहने की वजह से इसका शॉर्ट सर्किट हो गया होगा। खून किस चीज से हुआ? सर चाकू या फिर किसी तेज धार वाले वेपन से। ये है क्या? तो देखने से तो ये सफाया पिस्टल है। एक बहुत ही हाई एंड मोबाइल के लेटेस्ट वर्जन के लेंस कवर्स में यूज किया जाता है। 2 महीने पहले लॉन्च हुआ है। तो कोई एक हाई एंड फोन को ऐसे दीवार में मार के क्यों तोड़ेगा? आखिर ऐसा क्या था उस फोन के अंदर? तो अंजलि या उसका माँ बाप के पास भी ऐसा फोन नहीं, मैंने ऑब्जर्व किया है। इसका मतलब कल रात को यहाँ पे कोई और भी आया था। उसका बॉयफ्रेंड हो सकता है। श्री, पता करें हाई एंड फोन्स को शहर में कितनी जगह ठीक किया जाता है। सर ये सर कौन है? शायद उसका बॉयफ्रेंड। एसीपी राठौड़, आपकी एक स्टूडेंट अंजलि के मर्डर का केस इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं हम लोग। हाँ, देखा मैंने टीवी पर, बहुत बुरा लगा, बिल्कुल विश्वास ही नहीं हुआ। हमें राज आचार्य से पूछताछ करनी है, बुलाएंगे उसे। आप ही का स्टूडेंट है। राज आचार्य? हाँ, अंजलि का फ्रेंड है शायद। आज नहीं आया पर उल्लासनगर से है। पढ़ाई में इतना तेज नहीं है, ना ही स्पोर्ट्स में। हाँ, नाटक वगैरह करता है। इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स में बेस्ट एक्टर का इनाम जीत चुका है कई बार। उससे तो हम ढूंढ ही लेंगे। वैसे अंजलि के कोई खास दोस्त? नहीं, कोई खास नहीं। फर्स्ट ईयर में अंजलि बहुत पॉपुलर और मिलनसार हुआ करती थी। सेकंड ईयर में आके चुप चुप से रहने लगी। ये हमारा नंबर है, अपने स्टूडेंट्स को दे दीजिए। अगर वो हमें कुछ बताना चाहें तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अगर वो चाहते हैं कि उनका नाम छुपाया जाए तो उनका नाम गुप्त रखा जाएगा। सर, मेरा नाम नूरी है और मैं अंजलि को जानती हूँ। जानती थी। और कल सुबह ही मैंने अंजलि को देखा था। वो अपने फोन पर राज को कुछ दिखा रही थी कि अचानक उन दोनों के बीच एक बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। राज तो उसी वक्त वहां से निकल गया और अंजलि कई बार ही सॉरी माफी मांगते हुए उसके पीछे गई। उसके बाद क्या हुआ पता नहीं ये बात जरूरी है या नहीं, लेकिन मुझे लगा मुझे आपको बता देना चाहिए। हमें तो ये बताया गया था कि अंजलि की कोई खास दोस्त नहीं है। तुम्हें ये सब कैसे पता? सर, अंजलि मेरी दोस्त नहीं थी। इनफैक्ट मैं तो उससे नफरत करती थी। उसी ने राज को मुझसे चुरा लिया था और इसी साल उसके सभी दोस्तों ने उससे बात भी करना छोड़ दिया था। लेकिन राज, उसकी जिंदगी में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, वो कहाँ है, इसकी मुझे अभी भी परवाह है और इसीलिए मैं उस पर नजर रखती हूँ। इस राज का क्लासेस को छोड़ के और भी कोई ठिकाना है इस कॉलेज में? मुझे ऐसा कोई ठिकाना नहीं पता और शायद मुझे नहीं पता तो होगा भी नहीं। एक बात और, क्या तुम्हारे अलावा इस कॉलेज में ऐसा और भी कोई है जो अंजलि से उतनी ही नफरत करता हो? हाँ, फर्स्ट ईयर में एक लड़का था, रैगिंग के टाइम पे, पढ़ाकू टाइप का। उसका नाम शायद बाला, इलेक्ट्रॉनिक्स कर रहा था वो, लेकिन उसे अंजलि से प्यार हो गया था और भरी कैंटीन में उसने रोज देकर अंजलि को प्रपोज भी किया। लेकिन उसने हंसते हुए कहा कि जाकर अपनी जैसी कोई ढूंढ ले और पूरी कैंटीन ने उसे कोरस में चिढ़ाना शुरू कर दिया, बाला तेरा मुंह काला। उसी वक्त बाला वहां से निकल गया और उसके बाद कई हफ्तों तक वो शायद कॉलेज भी नहीं आया। क्या उसके बाद इस बाला ने कभी भी अंजलि को परेशान किया? नहीं। वो इलेक्ट्रॉनिक्स में है? हाँ,
और अभी लंच टाइम है तो वो कैंटीन में ही होगा। आप किसी से भी पूछ लीजिए। अभी उसने इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड भी जीता है। और वैसे नैटी का बेटा है ना वो, नैटी नटराजन, IT टाइकून। थैंक यू। राउते, अंजलि के फादर का फोन था। जय ने अंजलि के इकोनॉमिक्स ट्यूटर के नाम एक चेक भी छोड़ा था जो अंजलि की कबर्ड में था। अब वो वहां नहीं है। इसका मतलब रात को ट्यूटर भी वहीं था। कौन है ये ट्यूटर? कुणाल शर्मा, बच्चे उसे मास्टर जी बुलाते हैं। मैं बाला को देखता हूँ। Let's go. Auntie Nana. This is बाला जी। ACP राठौड़, ETF। तुम नेहा चलो, मैं आता हूँ। जी सर। अंजलि याद है तुम्हें? कौन अंजलि सर? ओ, याद दिलाना पड़ेगा। वो अंजलि जिसने पिछले साल इस कैफेटेरिया में सबके सामने। अच्छा, उस अंजलि के बारे में बात कर रहे हैं। गुड, याद आ गया तुम्हें? सर, उस समय पर मैं बहुत ही स्टूपिड और भोला था, इसीलिए अपना मजाक उड़वा लिया। लेकिन सर, नेहा के मेरी जिंदगी में आने के बाद मुझे प्यार और जिंदगी के बारे में पता चला। अंजलि के लिए जो मेरे दिल में जगह थी ना सर, वो प्यार नहीं था, वो एक इन्फेक्चुएशन और एक क्रश था। लेकिन सर, राज क्या कह रहा है? डोंट टेल मी सर कि आपको राज के बारे में नहीं पता। सर, वो अंजलि का बॉयफ्रेंड है सर, बहुत प्रोटेक्टिव है वो उसको लेकर। उसे तो बहुत बुरा लगा होगा सर। हम ढूंढ रहे हैं उसे, मिल जाएगा। जिस हॉस्टल में वो रहता था उसने वो पीजी भी छोड़ दिया है और उल्लासनगर में उसके माँ बाप को भी नहीं पता कि वो कहाँ है। तुम्हें पता है? सर, मैं तो उसे अच्छी तरह जानता ही नहीं हूँ सर। लेकिन सर, ये दूसरे कैफेटेरिया में आप जाकर पता कर सकते हैं सर, क्योंकि वहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स जाते हैं, तो शायद वो आपको वहां मिल जाए। कल रात तुम कहाँ थे? सर, मैं तो अपनी गर्लफ्रेंड नेहा के साथ था सर। एक्चुअली सर, मैं पूरी रात वहीं पर था। लेकिन सर, आप ये रिपोर्ट में मत लिखिएगा, क्योंकि सर फिर नेहा के पेरेंट्स उसे कॉलेज में आना अलाउ नहीं करेंगे। और सर, मेरे फादर तो पहले ही वो मुझसे कहते हैं कि दूसरे मिडिल क्लास स्टूडेंट्स की तरह जियो। सर, आप चाहें तो आप नेहा से कंफर्म कर सकते हैं सर। नेहा बताओ इन्हें कि कल मैं कहां पर था, तुम्हारे साथ था ना? सर, आप कुछ लेंगे? थैंक यू। जी कहिए। ACP अर्जुन, इमरजेंसी टास्क फोर्स। आपसे अंजलि के बारे में कुछ पूछताछ करनी थी। जी, न्यूज़ में देखा था, बहुत ही बुरा हुआ। अंजलि के डैड ने आपके नाम पे एक चेक लिखा था, लेकिन वो चेक अब वहाँ नहीं है, तो वो गया कहाँ? देखिए, रात 9 बजे मैं अंजलि के घर के पास ही था, क्योंकि वहाँ मुझे एक नई ट्यूशन मिली है। अब चूंकि मुझे चेक लेना ही था तो मैंने सोचा अभी लेता चलूं। अंजलि ने बाहर आकर मुझे चेक दिया और बस। आपने वहां किसी और को देखा? जी नहीं। आप अंजलि को तोहफे में टेडी बेयर दिया करते थे? जी, अंजलि मुझे बहुत अच्छी लगती थी। फिर तो आपको ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता होगा कि वो अपने बॉयफ्रेंड से मिला करती थी। अंजलि मेरी स्टूडेंट थी और मैं उसका टीचर। एक गुरु और शिष्य में जो रिश्ता होता है, बस वही रिश्ता हमारा था। तो रात को 9 बजे चेक लेने के बाद 11 बजे तक कहाँ थे आप? जी, मैं लोकल ट्रेन में नेरुल जा रहा था। वहाँ मेरे माँ बाप रहते हैं। करीब 11 बजे मैं वहाँ पहुँच गया था। अपने माँ बाप का नंबर दे दीजिए। जी, वो अभी आपको नहीं मिल सकते। वो एक शादी अटेंड करने के लिए राजस्थान गए हैं। अपना मोबाइल दिखाइए। जी, कुछ क्रॉस चेक करना है, दिखाइए। जी, मोबाइल तो मैं रखता ही नहीं। क्यों? जी, मोबाइल में से रेडिएशन निकलता है। तो उसका मतलब आपके पास कभी भी सेलफोन नहीं था? जी नहीं। कोई गवाह या सबूत है जो ये साबित कर सके कि रात को 9 से 11 के बीच आप नेरुल की लोकल ट्रेन में थे? जी, ट्रेन में काफ़ी लोग मौजूद थे, लेकिन मैं उनमें से किसी को नहीं जानता। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, हमारी इजाजत के बिना आप इस शहर से कहीं बाहर नहीं जाएंगे। इज दैट क्लियर?
अंजलि, जिसका खून हुआ। 3 लोग जिसमें हमें शक है। एक, उसके माँ बाप, दूसरा उसका बॉयफ्रेंड राज, और तीसरा इकोनॉमिक्स ट्यूटर कुणाल शर्मा। एक अनजान आदमी के मोबाइल फोन का टुकड़ा हमें क्राइम सीन पे मिलता है। या तो वो अनजान आदमी इन तीनों में से कोई है या कोई और। ये ट्यूटर ही है जिसने अंजलि को आखिरी बार जिंदा देखा था। वो गुरु और शिष्य परंपरा पे चाहे कितने भी भाषण दे दे, हो सकता है कि वो अंजलि की तरफ आकर्षित हुआ हो, और उसे मौका तब मिला जब वो चेक लेने के लिए अंजलि के घर पहुंचा और अंजलि उसे वहां अकेली मिली। अंजलि ने उसे ठुकरा दिया तो गुस्से में आके उसने अंजलि की जान ले ली। लेकिन इस ट्यूटर के मुताबिक उसके पास कोई सेलफोन नहीं है और ना ही कभी था। तो फिर ये भी कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, ये जानते हुए कि खूनी का सेलफोन टूटा था वो हमसे झूठ बोल रहा है। श्री, पता करो कि उसके नाम पे कोई सेलफोन रजिस्टर्ड है क्या, या फिर वो किसी दूसरे के नाम पे रजिस्टर किया हुआ सेलफोन यूज कर रहा है। और ये भी पता करो कि कल रात नेरुल में उसे किसी ने उसके माँ बाप के घर पे देखा था। ओके सर। श्री, सेलफोन रिपेयर सेंटर से कोई इन्फॉर्मेशन मिली? अभी तक तो कुछ भी नहीं है सर। ऑथराइज सर्विस सेंटर्स में किसी ने मोबाइल रिपेयर करने के लिए नहीं आया। अनऑथराइज वालों का चेक कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, अंजलि का फोन हैक हो चुका है, उसके डिटेल्स भी हमें मिल चुका है। उसने रात 9 बजे एक नंबर पर फोन किया था। जब पता लगा तो पता ये चला कि वो नकली पेपर से लिया गया है, पता भी नकली है। उसने राज को भी एक मैसेज किया था, ये कह के कि रात को 9 बजे आ जाओ। एक आध एसएमएस और एमएमएस भी डिलीट हुई है सर। उसके अलावा कुछ भी अनयूजुअल नहीं है सर। छोड़ो, ये अंजलि के पेरेंट्स का जो बयान था, क्या वो सही है? श्रुति 9 से लेकर 10 बजे तक पार्लर में थी। 10 से लेकर 11 बजे तक वो नजदीक के जिम में थी। जय फिल्म के लिए गया था, मैंने चेक किया सर। इसका मतलब ये है कि जय का बयान सच लग रहा है। मैं वहां गया था जहाँ राज पेइंग गेस्ट रहता था, लेकिन वहां मुझे कोई नहीं मिला। बिल्डिंग के वॉचमैन के पास अपना नंबर छोड़ के आया हूँ। जब कुछ पता चलेगा तो वो फोन करेगा। हमें उसे पकड़ना ही होगा, वही है हमारे ताले की चाबी। हेलो, ठीक है। आईटी इंडस्ट्री में काम करने वाला एक लड़का जो राज का फ्लैटमेट हुआ करता था, उसने बताया कि राज हाल ही में एक पास के फ्लैट में शिफ्ट हुआ है। ये बिल्स देखो राठौड़, इस आदमी ने 3 चीजें खरीदी हैं, एक बैग, एक प्लास्टिक शीट और एक छुरी। श्री, इन बिल्स को लेके इन दुकान पे जाओ जहां से ये खरीदी गई हैं और उनसे पूछो कि इसके खरीदार के बारे में उनको कोई भी जानकारी है, और जल्दी। ये बिल कल का है और खून भी कल ही हुआ था। राउते, हमें हमारा कातिल मिल चुका है। हेलो, क्या? ओके सर, अंजलि के घर के पास जो गार्डन है वहां से एक लाश मिली है जिसका हुलिया राज जैसे बताया जा रहा है। चाकू, शायद इसी का बिल हमें इसके घर पे भी मिला था। इसकी मौत लगभग तब हुई है जब अंजलि की मौत हुई। हमें ऐसा लगता है कि जो छुरी यहाँ हमें मिली है, अंजलि का खून भी उसी से किया गया है। खून की जांच करवाई है और फिंगरप्रिंट्स की भी। अंजलि के माँ बाप के बाथरूम के सिंक में जो खून मिला था वो भी अंजलि का ही था, और उसके शरीर के आसपास जो उंगलियों के निशान थे वो उसके पिता के थे। इसका मतलब उसकी लाश के साथ छेड़खानी की गई, लेकिन क्यों? अब यह तो साफ है कि अंजलि का खून राज ने नहीं किया। मुझे तो यकीन नहीं रहा कि जय ने अपने बेटे को कैसे मारा। आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी बेटी को मारा है? क्योंकि उसको अपने पिता के चक्कर के बारे में पता था।
चक्कर? खून होने के बाद लाश को उसकी जगह से हटाना या फिर उन सबूतों के साथ छेड़छाड़ करना उन सबूतों को मिटाने जैसा है, और कानून की नजर में यह भी एक जुर्म है। हमने कोई सबूत नहीं मिटाया। सबूत है हमारे पास, लाश को उसकी जगह से हटाया गया था। जय ने ऐसा क्यों किया? शायद चोर ने ऐसा किया। चोर? हाँ चोर। मेरी अलमारी में से 80,000 रुपए गायब है। What? हाँ, 50 के नोटों के 8 बंडल। वो तो 40,000 हुए। जितने भी हुए उतने गायब है। ये बात आपने हमें कल क्यों नहीं बताई? मुझे पता ही आज चला जब मैं पूजा करने गई। हो सकता है अंजलि ने चोर को पकड़ लिया हो और तब उसने उसे मार डाला। ताला तोड़ के कोई भी इस घर में नहीं घुसा मैडम। हो सकता है उसके बॉयफ्रेंड ने ऐसा किया हो। मुझे हमेशा से ही वो बदमाश लगता था। उसका बॉयफ्रेंड कब का मर चुका है श्रुति जी। वैसे आपने पैसे रखे कहाँ थे? यहाँ पे पैसे थे और अब यहाँ नहीं है। ठीक है, आप जा सकती हैं। अपने पति को भेज दीजिए। एक मिनट, आपके पड़ोसी कुछ अफेयर की बात कर रहे थे। फ्रस्ट्रेटेड है वो बुड्ढा, उसे और कोई काम नहीं है शायद। उसकी बातों पर मत जाइए आप। इस चोर की कहानी में कोई दम नहीं है राउते। इसके अंदर गहने पड़े हुए हैं। अगर यहां चोर आता तो वो गहने भी लेके जाता। आपकी बीवी ने हमें बताया कि आपने अंजलि की लाश को हिलाया था। हाँ, क्यों? क्या आप जानते नहीं हैं कि सबूतों के साथ बाहर में गए आपके सबूत? जिस हालत में अंजलि थी उसे मैंने देखा था, आपने नहीं समझे आप। और अब मुझे कुछ नहीं कहना आप लोगों से। वो जा चुकी है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस। आपकी बीवी ने हमें आपके अफेयर के बारे में बताया था। देखिए, मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। उसने हमें बताया तो उन्हीं से पूछिए जाकर के। ठीक है, आप जा सकते हैं। थैंक यू। एक मिनट, आप मर्डर की रात एक मूवी देखने गए थे। क्या आपने वो पूरी फिल्म देखी या आधी में ही उठ के आ गए? नहीं, मैंने पूरी मूवी देखी थी। कैसी लगी आपको वो फिल्म? अच्छी थी। वहां बिजली भी चली गई थी, काफी प्रॉब्लम हुई होगी नहीं? एक तो सिनेमा हॉल, उसके ऊपर अंधेरा। हाँ, ये बात तो है। आप झूठ बोल रहे हैं मिस्टर जय यादव। तुमने वो मूवी पूरी देखी ही नहीं, क्योंकि तुम बीच मूवी से उस सिनेमा हॉल से चले आए थे और उस सिनेमा हॉल में बिजली गई भी नहीं थी। अब सच बताओगे कि हमें सच उगलवाने के और भी तरीके आते हैं। कौन सा खेल खेल रहे हो तुम? शुरुआत से हमसे झूठ बोल रहे हो। तुम्हारे पड़ोसियों ने हमें बताया कि तुम्हारे रिश्ते अंजलि के साथ ठीक नहीं थे पिछले 2 सालों से। तुम्हें उसका बॉयफ्रेंड नहीं पसंद था, और जब अंजलि को पता चला कि तुम्हारा अफेयर एक शादीशुदा औरत के साथ है तो उसने धमकी दी कि वो तुम्हारा राज खोल देगी। तुम्हारे और अंजलि के झगड़े बढ़ने लगे थे, इसलिए तुमने उसे मारने की ठानी। तुम चुपचाप सिनेमा हॉल से निकले, अंजलि को मारने के लिए घर पहुंचे। तुमने वहां राज को देखा, तुम अपना आपा खो बैठे। राज घबरा के भाग गया और अंजलि को मारने के बाद तुम राज के पीछे गए। वो तुम्हें पार्क में मिला, तुमने राज को भी मार दिया। मैंने आपसे झूठ बोला था। आप ठीक कह रहे हैं, मैं सिनेमा हॉल से जल्दी निकल गया था, लेकिन अंजलि को मारने के लिए नहीं, मैं पूजा से मिलने के लिए गया था। पूजा जिससे मेरा अफेयर चल रहा है, उसका पति और उसके बेटे ने एक फिल्म देखने का प्लान बनाया था, तो मैंने भी सोचा कि मैं भी फिल्म देखने के बहाने से चला जाता हूं और इसी बहाने पूजा से मिल लूंगा। सर, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से रिपोर्ट आई। इस रिपोर्ट के मुताबिक छुरी की धार पर जो खून था वो राज और अंजलि का था। मैंने उनसे ये भी कहा है जो खून हैंडल पर था उसकी भी जांच करें, क्योंकि वो एक और टाइप का खून था। शायद खून ने खून करते वक्त उसे चोट लगी हो और वो तीसरा ब्लड टाइप उसी का हो। हम जय का ब्लड टेस्ट करके देखते हैं, ये जानने के लिए
कि वो खून उससे मैच करता है या नहीं। मुझे नहीं लगता वो मैच करेगा। ये खून शायद जय ने नहीं किया। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है राउते? जय सिर्फ इन हालात में फंसा हुआ था और सिर्फ हालात की बिना पे हम किसी को खूनी नहीं ठहरा सकते। सब मैंने इस ट्यूटर कुणाल शर्मा का पता लगा लिया है। उसके माँ बाप फिलहाल घर पे नहीं है सर। लेकिन वॉचमैन को याद है कि वो 10 बजे गेट खोला था। अंजलि के घर से नेरुल पहुंचने में 1 घंटे से भी ज्यादा लगता है, तो वो ट्यूटर अंजलि के घर से अपने घर जाके वापस अंजलि के घर 11 बजे से पहले पहुंचना मुश्किल लगता है। अंजलि के पेरेंट्स भी 11 बजे के करीब घर वापस लौट के आए थे, इसलिए वो भी नहीं हो सकते। 2 सस्पेक्ट्स और हैं। वो जिसको अंजलि ने उस रात फोन किया था, बेनाम नंबर। दूसरा वो जिसका मोबाइल का टुकड़ा हमें अंजलि के कमरे में भी मिला। हेलो, ओके, थैंक यू सर। एक अनऑथराइज सर्विस सेंटर के टेक्नीशियन फेलिक्स के पास एक हाई एंड मोबाइल आया हुआ है जिसका सफाई क्रिस्टल का लेंस कवर मिसिंग है। मैं जाके चेक करता हूँ। फेलिक्स, हाय, ये फोन रिपेयरिंग में आया था। मैच हो रहा है। इसे लाया किसने था? एक यंग लड़की थी। हाँ, यही कोई 24-25 साल की, सिंपल से दिखने में थी। उसे देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि उसके पास ऐसा मोबाइल होएगा। मुझे उसको पता मिल सकता है? उस फोन का क्या हुआ श्री? जिस अनऑथराइज सर्विस सेंटर के टेक्नीशियन फेलिक्स से मैं मिला था, उससे मैंने वो फोन लिया और चेक भी कर लिया। सिम कार्ड गायब है सर। फोन मेमोरी डिलीट कर दिया गया है और MMSs नहीं दिख रहे। जिस कस्टमर ने सर्विस सेंटर में वो फोन दिया था वो एक लड़की थी सर, कुछ 24-25 साल की थी, एन जोसेफ। और ये रहा उसका एड्रेस। एन जोसेफ? सर, मेरा नाम नूरी है और मैं अंजलि को जानती हूँ। नूरी जोसेफ अंजलि के कॉलेज में पढ़ती है। पिछले साल तक राज, जो अंजलि का बॉयफ्रेंड है, उसका बॉयफ्रेंड था। एक औरत की काबिलियत पे कभी शक नहीं करना चाहिए, वो भी तब जब उसका दिल टूटा। मिस जोसेफ, कुरियर बॉय मैम, आपके लिए कुरियर है। आपने एक लकी ड्रॉ जीता है किसी मोबाइल कंपनी से। एसीपी राठौड़, ETF, हम आपको गिरफ्तार कर रहे हैं मिस नूरी जोसेफ। जरूर आपसे कोई गलती हुई है। मेरा नाम नूरी नहीं, नेहा जोसेफ है। क्या तुमने आज कोई मोबाइल फोन सर्विसिंग के लिए दिया जिसका सफाया क्रिस्टल लेंस कवर मिसिंग है? हाँ, पर वो फोन मेरा नहीं है। फिर किसका है? वो मैं आपको नहीं बता सकती। वो मुझे। तुम फिक्र मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम तुम्हारे साथ हैं। नहीं, आप समझ नहीं रहे हैं। जान की बात नहीं है। वो मुझे बर्बाद कर सकता है। वो अपने फोन पर राज को कुछ दिखा रही थी कि अचानक उन दोनों के बीच एक बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। तो कोई एक हाई एंड फोन को ऐसे दीवार पे मार के क्यों तोड़ेगा? आखिर ऐसा क्या था उस फोन के अंदर? फोन मेमोरी डिलीट कर दिया गया है और MMSs नहीं दिख रहे। तो क्या उसके फोन में तुम्हारा कोई MMS है? वो है कौन? यार बताओ इन्हें कि कल मैं कहां पर था, तुम्हारे साथ था ना, है ना? तुम बाला की गर्लफ्रेंड हो ना? गर्लफ्रेंड नहीं, आप समझ सकते हैं कि उस MMS के बाद मैं उसकी क्या हूँ। सिर्फ गुलाम। तो वो फोन बाला का था। तो ये है बाला का खेल। लड़कियों का MMS बना के उन्हें ब्लैकमेल करता है। अंजलि ने बाला का फोन तोड़ने की कोशिश की क्योंकि शायद उसके फोन में अंजलि का भी कोई MMS होगा। वो MMS उसने राज को दिखाया और उन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ। शायद बाला उसे ब्लैकमेल कर रहा था, जिसकी वजह से अंजलि ने अपने माँ के पैसे चुराए ताकि वो बाला से MMS खरीद सके। लेकिन वहां कुछ गड़बड़ हो गई और उसके बाद राज और अंजलि ने मिलकर बाला को मारने का प्लान बनाया। उन्होंने एक छुरी और एक बैग लिया। उसके बाद अंजलि ने बाला को अपने घर बुलाया
लेकिन वहां पर भी कुछ गड़बड़ हो गई और पलट के बाला ने ही राज और अंजलि दोनों को मार दिया। राठौड़, जिससे पहले बाला एमएमएस मिटा दे, हमें उस तक पहुंचना होगा। उसके खिलाफ ये इकलौता सबूत है। ये एमएमएस वो हमें इतनी आसानी से नहीं देगा। बेच तो सकता है। उसने तुम्हें देखा है राठौड़, तुम तीनों को नहीं। छोटू, पता है एक मस्त डील साइन की मैंने। 50,000 रुपए। वो एमएमएस है ना, पप्पू भाई को बेच दी। छोटा था लेकिन क्या डील था बाप। ये पप्पू भाई कौन है? तुम नहीं जानते पप्पू भाई को? तुम तो जवानी के नाम पे बहुत बड़ा कलंक हो रे। पप्पू भाई वो वाले, अब समझे? वो वाले एमएस खरीद के पूरी दुनिया भर की गर्मा गर्म साइट को बेचते हैं। तुम्हारे पास कुछ बेचने के लिए एमएस है? हाँ है तो सही। अबे लल्लू, उस एमएमएस का क्या भजिया बनाएगा? जाके बेचना। वो देख, वो रहे। पैसे मिलेंगे? मस्त मिलेगी बेटा, जाना। पप्पू भाई बोल। मेरे पास भी एक एमएमएस है, बढ़िया। कितने पैसे मिलेंगे? पहले माल तो दिखा। माल अभी तो नहीं है, लेकिन मैं लेकर आता हूँ। पहले माल दिखा, पैसे की बात फिर करेंगे। मैं बस अभी जल्दी जल्दी जाता हूँ और लेकर आता हूँ। आप अब जाइएगा मत। चल निकल। आप लोग अंदर कैसे आ गए? आप जानते नहीं है कि मैं कौन हूँ? गलत। हम अच्छी तरह जानते हैं कि तुम कौन हो और तुमने क्या किया है। बल्कि जो तुम नहीं जानते हम वो भी जानते हैं कि तुम अपनी बाकी जिंदगी कहां बिताने वाले हो। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतने अमीर बाप का बेटा ऐसे घर में क्यों रहता है? क्योंकि तुम्हें सिर्फ वही दिख रहा है जो दिखाई दे रहा है छोटू, वो नहीं जो सच। साइड टेबल पे इस पेंटिंग के आगे कोई फ्लावर वाश क्यों रखेगा जब तक उस फ्लावर वाश में कैमरा ना। ये बुक शेल्फ और इन किताबों के ऊपर रखा हुआ है फ्लावर वाश कुछ अजीब नहीं लगा तुम्हें? इस फ्लावर वाश को यहाँ सिर्फ इसलिए रखा गया है ताकि इसकी पीछे की पेंटिंग में जो कैमरा है उसे छुपा के रखा जाए। और ये बैग कोई अपने बेड के साइड टेबल पे रखेंगे सोएगा तब तक उसके अंदर एक कैमरा ना छुपा के रख गया। पासवर्ड प्रोटेक्टेड। पासवर्ड बताओ। कैसा पासवर्ड? मुझे नहीं पता। छोटू, अब ये मुक्का तेरे गाल पे पड़ेगा। तेरी तो ये हड्डी गई, जुड़ जाएगी, लेकिन दर्द जिंदगी भर रहेगा। साइंस का स्टूडेंट है, सोच ले। तो माना मत बताता हूँ मैं। बदलो इसे श्री। सर, अंजलि के 2 क्लिप्स है। पहली वाली लगाओ श्री। ओके सर। देखो ये 40,000 रुपीज है, प्लीज वो एमएमएस डिलीट कर दो। पैसे तो आते जाते रहते हैं, लेकिन फर्स्ट ईयर में जो तुमने मेरी इंसल्ट की थी
वो मैं कैसे भूल सकता हूँ अंजलि? तब से लेकर आज तक पल पल घुटा हूं मैं। हर पल तुमसे बदला लेने का इंतजार किया मैंने। तुमने मेरे प्यार को ठुकराया था ना, मैं तुम्हें पाकर ही रहूंगा। देखा, मैंने तुमसे कहा था नहीं साइको है, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। अंजलि, तुम अपनी और अपने परिवार की इज्जत बचाना चाहती हो ना, तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है, तुम्हें मेरे साथ एक रात गुजारनी होगी। How dare you say like that? बंद करो इसे। बाला! अंजलि और राज के कत्ल के जुर्म में यू आर अंडर अरेस्ट बाला। और ब्लैकमेल, उसकी लिस्ट तो बहुत बड़ी है। जिन वेबकैम जो बाला लोगों को फंसा रहा था, उस वेबकैम में बाला खुद फंस गया। जिस दिन अंजलि एमएमएस खरीदने के लिए पैसे लेके बाला के पास आई, वो चीज रिकॉर्ड हो गई और वो इसके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बन गया। फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आ गई है सर। छुरी के हैंडल में जो खून है वो बाला का ही है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होता। अगर अंजलि मेरे प्यार को नहीं ठुकराती ना, तो ऐसा नहीं हुआ होता। सारी जिंदगी उसके साथ बिताना चाहता था। अंजलि, फॉर यू। तुम ये रोज किसी अपने जैसे को क्यों नहीं देते? जब वो तुम्हें मिल जाएगी ना, तब रोज रोज उसे एक ऐसा रोज देना। लेकिन तब तक ना अपनी शक्ल आईने में जरूर देखना, ताकि तुम्हें पता भी तो चले कि तुम उसके लायक हो भी या नहीं। बहुत एम्बैरेसमेंट हुई। सब हंस रहे थे मुझे देख के और घुट रहा था मैं। काफी दिन तक मैं कॉलेज ही नहीं आया। घुटन महसूस हो रही थी, तब मैंने बदला लेने की सोची। तब मैंने सोचा कि जितना शर्मिंदा मैं हुआ हूं, उससे ज्यादा दर्द होगा। और फिर मुझे पता लगा कि राज और अंजलि में प्यार शुरू हो गया। तब मुझे लगा कि मेरा वो गोल्डन चांस अब आने वाला है। और फिर वो पल आ गया। फिर मैंने वो एमएमएस अंजलि को उसके फोन पे भेज दिया और उसको अपने पास बुलाया। उसके बाद अंजलि ने वो एमएमएस राज को दिखाया और उन दोनों के बीच में झगड़ा भी हुआ। उसके बाद तुमसे वो एमएमएस खरीदने के लिए अंजलि ने अपने माँ के वो 40,000 रुपए चुराए, जिसके बारे में वो हमसे जिक्र कर रही थी। फिर राज और अंजलि मेरे पास आए, लेकिन मुझे सिर्फ अंजलि चाहिए थी। तुम्हें क्या लगता है मेरे पास एमएमएस की सिर्फ एक ही कॉपी है? उसके बाद उन्हें और कोई रास्ता नजर नहीं आया, तो उन्होंने तुम्हें मारने का एक प्लान बनाया। उन्होंने छुरी, बैग और एक प्लास्टिक शीट खरीदी ताकि तुम्हें मार के उस बैग के अंदर डाल सके। और उसे पता था कि आप दोनों घर पे कब नहीं होंगे, इसलिए उसने बाला को उसी वक्त बुलाया। हेलो बाला। लेकिन सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक नहीं हुआ। पहले वो ट्यूटर अपना चेक लेने आ गया, उसके बाद राज का ध्यान भट गया, इसलिए जब बाला आया तो आओ मेरे पास। तो तुम्हारा फोन दो ना। तुम आओ मेरे पास। फोन मेरा, फोन दे मेरा। अंजलि, तुम्हें क्या लगता है एक ही कॉपी है मेरे पास? और भी कॉपी है तेरे पास? और कॉपी है। अब क्या होगा?
अंजलि टेक्नोलॉजी इंसान को एक बेहतर जिंदगी गुजारने का मौका देती है, लेकिन कुछ लोग इसका घिनौना इस्तेमाल करने लगते हैं। हमें माफ कीजिए, हम आपकी बच्ची को तो नहीं बचा पाए, लेकिन उन लड़कियों को जरूर बचा लेंगे जो आगे चल के इसके गंदे दिमाग का शिकार बनने वाली थी। तुम कहते हो कि ये सब हुआ क्योंकि अंजलि ने तुम्हारे प्यार को ठुकरा दिया। उसे दोष मत दो बाला। ये सब हुआ क्योंकि तुमने उसे पाना अपनी जिंदगी का एक घिनौना मकसद बना लिया था। प्यार जीता जाता है, छीना नहीं। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।